हम जी की क्लास में हम स्टैटिक पढ़ रहे है ना। लास्ट पॉइंट कहाँ तक आ गया हमारे पास? बक्सर के युद्ध तक आ गए थे। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध हमने देख लिया। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था ये बता दिया था क्या आपको? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था बता दिया आपको ये? आप आए नहीं थे। हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? नहीं, 1576 तो ठीक है, लेकिन साल कौन सा है इसका? और सॉरी महीना डेट कौन सी है? 17 या 18 जून? कौन सी है? 17 या 18 जून। कुछ किताबें इसको 17 जून मानती हैं और कुछ 18 जून मानती है। किस किस के बीच में लड़ा गया था ये? हाँ, महाराणा प्रताप वर्सेस, वैसे वास्तविकता में तो ये लड़ा किसके बीच में था? मान सिंह के, है ना, ये इनके बीच में हुआ था, अकबर। लेकिन अकबर इस युद्ध में नहीं था। अकबर की जगह इस युद्ध में कौन आया था? मान सिंह कछवाहा, मान सिंह कछवाहा। ठीक है, और इस युद्ध में जो है महाराणा प्रताप, उनकी क्या होती है? हार हो जाती है ना, वो जीत नहीं पाते हैं। इसके बाद दिवेर का युद्ध होता है, जिसके जो कि निर्णायक माना जाता है। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। प्लासी का युद्ध पढ़ लिया, ये बक्सर का युद्ध पढ़ लिया था, ये सारा पानीपत का युद्ध, है ना। यहाँ तक आ गए थे हम हल्दी घाटी के। हल्दी घाटी के युद्ध में और भी बहुत इंपॉर्टेंट आती है चीजें आती है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से लड़ने वाला जो सेनापति था उसका क्या नाम था? महाराणा प्रताप का सेनापति, वो तो अकबर का सेनापति है, जिसका नाम क्या है? मान सिंह कछवाहा। ठीक है, महाराणा प्रताप का सेनापति का नाम क्या था? सेनापति हकीम खां, हकीम। ठीक है, ये इसका सेनापति था। घोड़े का नाम आपको याद रखना है। मानसिंह, ये जो जिस हाथी पे बैठा है, इस हाथी का नाम का क्या नाम है? ये तो घोड़ा है, इसका नाम है चेतक। और ये चेतक नहीं होता है, चेटक होता है ना, इसको सही रखिएगा। इस हाथी का नाम है मर्दाना, हाथी का नाम है मर्दाना हाथी है ये। और जो ये हाथी है अकबर का है, जो अकबर ने मानसिंह को जाते हुए दे दिया था। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे यहाँ पे दीन इलाही धर्म की स्थापना। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आएंगे जो आपको नोट डाउन करना है। दीन इलाही धर्म मतलब एक नया धर्म की स्थापना करी गई है, और ये करी किसने? अकबर ने करी है। ठीक है, नए धर्म की स्थापना याद रखना, दीन इलाही की स्थापना अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा स्थापित। अब इन सारी चीजों को मैं सीक्वेंस में आपको बताता हूं कि सबसे पहले क्या इसने किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया। सबसे पहले टाइम पीरियड आता है 1556 का। 1556 में इसने क्या किया? राजा बना। 1556 में ये राजा बन गया। 1561 में इसने क्या किया था? प्लासी का या पानीपत का युद्ध? पानीपत का युद्ध था ना 1561 में, किसके साथ लड़ा गया था? अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। अब यहां से ये कुछ अच्छी अच्छी चीजें करने लग जाता है, जिसको बोला जाता है अकबर की सोशल रिफॉर्म अचीवमेंट्स, यानी कि अकबर की सामाजिक उपलब्धियां, सामाजिक सुधार उपलब्धियां। कौन से साल में इसने क्या किया है? तो सबसे पहले आता है 1562, 1562। 1562 में ये क्या करता है? ये जितनी भी लड़ाइयां लड़ते हैं, या मुगल या जितने भी लड़ाइयां लड़ते थे, ये जिनको भी पकड़ लेते थे वो इनके क्या बन जाते थे? स्लेव, यानी गुलाम बन जाते थे। तो मुगलों के पास इतने सारे गुलाम हो चुके थे कि हर कोई जो मुगल सेनापति है या सोल्जर है, अपने पास गुलाम को रखना अच्छा मानता था। ठीक है, और इसका सबसे ज्यादा शिकार होते थे गरीब तबके के लोग।
तो अकबर ने दास प्रथा का क्या कर दिया, अंत कर दिया 1562 में, ठीक है। प्रोहिबिटेड स्लेव सिस्टम, दास प्रथा का अंत, दास प्रथा का अंत कर दिया, प्रोहिबिटेड स्लेव सिस्टम, ठीक है। इसके बाद क्या किया इसने, एक साल बाद ये हर साल अपने राज्य के घूमता था और घूमने के बाद लोगों से पता लगाता था कि वहां की समस्याएं क्या हैं। जैसे हमारे सरकार है, हमारी सरकार को क्या पता हमारे देश की जनता को क्या समस्या है, जब तक कि हमसे कोई पूछेगा नहीं। तो ये बंदा क्या करता था, एक आम नागरिक के रूप में राज्य में घूमता था और उनसे पूछता था भाई तुम्हारी कोई समस्या हो तो बताओ। तो एक व्यक्ति ने बताया कि भाई आपको अगर आपके खुदा से मिलने के लिए या उनको देखने के लिए पैसा देना पड़े तो आपको कैसा लगेगा, कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हम हमारे भगवान से क्या कर सकते हैं, मुफ्त में मिल सकते हैं। लेकिन मुगल क्या लेते थे, जो यात्रा करते थे, जैसे पुराने टाइम में हरिद्वार जाते थे या जगन्नाथपुरी जाते थे या गंगा स्नान के लिए जाते थे, तो उनसे क्या लेते थे, टैक्स लेते थे, उसको बोला जाता था तीर्थ यात्रा कर। 1563 में उसने तीर्थ यात्रा कम 1563 में उसने तीर्थ यात्रा कर को भी क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, ठीक है। प्रोहिबिटेड हॉली विजिट टैक्स, तीर्थ यात्रा कर का अंत, या तीर्थ यात्रा कर का अंत कर दिया कि आप कहीं पे भी यात्रा करिए मुगल साम्राज्य में, आपको कोई भी तीर्थ यात्रा कर नहीं देना है, ठीक है। इसके बाद एक टैक्स लगता है जो गैर मुस्लिमों पे लगता है, जो मुसलमान नहीं है, ठीक है, उसको बोला जाता है जजिया। क्या बोला जाता है उसको, जजिया। 1564 में उसने जजिया टैक्स को भी फ्री कर दिया। जजिया कर का अंत, प्रोहिबिटेड जजिया टैक्स, जजिया कर का अंत कर दिया। और जजिया कर किससे लिया जाता है, आपको ये याद रखना है, इट्स टेक्स फ्रॉम द नॉन मुस्लिम्स, यानी कि हाँ आप इसको गैर मुस्लिम बोलो या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो, काफिरों से लिया जाने वाला कर, है ना, काफिरों से लिया जाने वाला कर। काफिरों से लिया जाने वाला कर, जाने वाला कर। ये जो टैक्स था इसने 1564 में इसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। काफिर गैर मुस्लिम जो इस्लाम को नहीं मानते हैं वो सारे के सारे काफिर होते हैं, ठीक है। इसके बाद 1575 के आसपास इसने एक नए भवन की स्थापना करी। जैसे मुगल के अंदर सबसे पहली जो बिल्डिंग बनाई गई थी उसका नाम क्या था, बाबरी मस्जिद। किसने बनाई थी, बाबर ने बनाई थी। कहाँ बनाई थी, अयोध्या में बनाई थी। उसके बाद जो सबसे बड़ी इमारत बनाई गई थी वो हुमायूं के द्वारा बनाई गई थी। कौन सी थी, तो जिससे वो खुद गिरकर मर गया, दीन पनाह लाइब्रेरी। उसके बाद तो बहुत सारी इमारतें बनने लगी, ठीक है। और इसी दौरान अकबर के द्वारा भी क्या किया था, एक नई बिल्डिंग बनाई गई थी 1575 के आसपास, 1575 में, और उस बिल्डिंग का नाम रखा गया उसने इबादत खाना, इस्टाब्लिश इबादत खाना मीन्स ये एक ऐसा हाउस और बिल्डिंग, ऐसा एक जगह जहां पर आप जाकर क्या कर सकते हो, अपने ईश्वर का नाम ले सकते हो। जैसे मंदिरों के अंदर बरामदे होते हैं, वो बरामदे किसके लिए होते हैं, कि आप वहां पे शांति से बैठे और ईश्वर का क्या कर लीजिए, नाम ले लीजिए, ठीक है। और इस इबादत खाने में जितने भी सूफी संत होते थे उनको आने की इजाजत थी कि भैया जितने भी मौलाना हैं, काजरी हैं, जो भी हैं, वो सारे यहाँ पे आइए और अपने खुदा से जो भी बात करना चाहते हो यहाँ बात करिए। लेकिन इसमें बाकी धर्म के नहीं आ रहे थे। बाकी धर्म कौन कौन से, हिंदू धर्म के लोगों को इसमें अलाउ नहीं कर रखा था कि आप यहाँ पे आके भगवान से बात नहीं कर सकते हो। सिखों को यहाँ पे अलाउ नहीं कर रखा था, ठीक है। मिशनरियों को, अंग्रेजों को यहाँ पे, अंग्रेज तो उस समय थे ही नहीं, लेकिन जो भी थे उनको अलाउ नहीं कर रखा था, ठीक है। पारसियों को नहीं कर रखा था।
ठीक है। 1578 में 1578 में ये बंदा क्या करता है, इस इबादत खाने को सबके लिए खोल देता है कि सभी के जितने भी धर्मावलंबी लोग हैं वो जो हैं इस इबादत खाने में आ सकते हैं और बात कर सकते हैं। ठीक है, इबादत खाना सभी वर्गों के लिए खोल दिया गया, ओपन इबादत खाना फॉर ऑल ग्रुप सिटीजन, सभी वर्गों के लिए खोल दिया गया कि भैया आप किसी भी धर्म के नुमाइंदे हो, आप क्या कर सकते हो, इबादत खाने में आके नाम क्या कर सकते हो, ईश्वर का नाम ले सकते हो। इसके बाद ये सारी चीज हो गई तो लोग इसको खुदा का रूप मानने लग गए कि आप बहुत अच्छा व्यक्ति हैं, हिंदू भी इसकी क्या तारीफें करने लग गए। 1579 में ये एक अनाउंसमेंट कर देता है और उस अनाउंसमेंट को बोलते हैं मजहर की घोषणा, मजहर की घोषणा। अकबर से आज तक किसी भी एग्जाम में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इन्हीं 7-8 बिंदुओं से पूछे गए हैं। कभी दीन इलाही को पूछ लिया, अभी दीन इलाही तो बताया ही नहीं मैंने अभी तक आपको, अभी तो उससे पहले की चीजें बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, उसने क्या कर दी, मजहर क्या होता है कि अकबर जो कुछ भी बोल रहा है ना वो इस्लाम धर्म के अकॉर्डिंग है, वो कुरान के अकॉर्डिंग है, और वो किसकी भाषा है, वो खुदा की भाषा है, उसी को बोला जाता है मजहर की घोषणा। इसने अपने ही नाम का क्या कर लिया, फतवा पहना दिया। ठीक है, इसके बाद 1582 में उसने किसकी स्थापना कर दी, दीन इलाही। दीन इलाही मतलब अल्लाह का एक जो धर्म है जो सभी लोगों के लिए, उसी धर्म का नाम क्या है, दीन इलाही धर्म की स्थापना। इस दीन इलाही का जो धर्म है ना, इसका जो सबसे बड़ा पंडित यानी प्रधान था, या जो सबसे बड़ा प्रधान महंत था, या सबसे बड़ा जो संत था, वो कौन था, वो खुद अकबर था, वो खुद अकबर था। इसको सबसे पहले अपनाने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम क्या था, अबुल फजल था, अबुल फजल, अबुल फजल सबसे पहले अपनाने वाला व्यक्ति कौन है, दीन इलाही का अनुयायी। ये पूछा जाता है हु वाज द फर्स्ट फॉलोवर ऑफ द दीन इलाही, दीन इलाही धर्म का पहला अनुयायी कौन था, तो अबुल फजल। लेकिन अबुल फजल तो कौन है, मुस्लिम है ना, और ये धर्म भी कौन सा है, मुस्लिम है। फिर यहाँ पे एक नया क्वेश्चन बनता है, वो क्या है, वो कौन सा पहला हिंदू था जिसने दीन इलाही धर्म को अपनाया। एक ही हिंदू था जिसने दीन इलाही धर्म को अपनाया था, और वो इसका कोर्ट स्कॉलर था, उसका नाम था बीरबल। ठीक है, बीरबल, ओनली वन हिंदू हु अडॉप्टेड, ओनली वन एंड लास्ट हिंदू हु अडॉप्टेड दीन इलाही, एकमात्र और अंतिम हिंदू जिसने यह धर्म अपनाया, यह धर्म अपनाया। इस धर्म में ऐसा था कि आप चाहो तो अपने धर्म को भी चला सकते हो, और हिंदू धर्म की पूजा करने के साथ साथ आप दीन इलाही धर्म को भी अपना सकते हो। इतनी सारी चीजें जो हैं दीन इलाही धर्म के अंदर थी। 1583 के अंदर इसने एक और चीज चलाई थी, आपको कुछ संवत याद होंगे, जैसे कि शक संवत किसने चलाया, कनिष्क ने चलाया, कब का है, 78 एडी का है। ठीक है, विक्रम संवत कब का है, 58 एडी का है। गाग्रिलियन कैलेंडर कब का है, 0 एडी का है। इसी तरह से इन्होंने भी एक संवत चलाया अकबर ने, उसका नाम है इलाही संवत। ठीक है, और वो इलाही संवत चलाया इसने 1583 में। 1583 में इस व्यक्ति ने जो चलाया है वो है इलाही संवत, यानी कि मुस्लिम कैलेंडर, मुस्लिम कैलेंडर, इलाही संवत, इलाही संवत जो चलाने वाला व्यक्ति था वो भी था अकबर। याद रखिएगा इलाही संवत किस व्यक्ति ने चलाया है, अकबर के द्वारा ऑपरेट किया गया है। तो इतनी सारी चीजें हैं, आप अगर इसको याद रख पाओ तो वेल एंड गुड है। देखो सबसे पहले कहां से स्टार्ट करोगे, 1556 से। अकबर की सबसे महत्वपूर्ण घटना है जो 1556 से स्टार्ट होती हैं। 1556 की पहली घटना कि
13 साल की उम्र में क्या बन गया, ये राजा बन गया। कलनौर में इसका राजा अभिषेक हो जाता है, कौन कर देता है, बैरम खां कर देता है। फिर आगरा में वापस हो जाता है। 1561 में पानीपत की दूसरी लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके साथ लड़ी गई, हेमू के साथ, ठीक है। 1562 में दास प्रथा को खत्म कर दिया, 1562 में दास प्रथा को। 1563 में तीर्थ यात्रा कर को हटा दिया, 1564 में जजिया को हटा दिया, 1565 में कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद उसने किया 1575 में, 1575 में किसकी स्थापना करी इसने, इबादत खाने की स्थापना करी है। किसकी करी है, इबादत खाने की। 1578 में उसने इबादत खाना क्या कर दिया, सभी वर्गों के लिए ओपन कर दिया। 1579 में इसने क्या कर दी, मजहर की घोषणा कर दी। 1582 में इसने क्या कर दिया, दीन इलाही धर्म अपना लिया, है ना। और इस दीन इलाही धर्म का अनुयायी कौन था, सबसे पहला अबुल फजल था। और हिंदू कौन था सबसे पहला, बीरबल था। इसका असली नाम क्या है, महेश दास। रियल नेम क्या है इसका, महेश दास है, ध्यान रखना। ये हिंदू है और जब ये दीन इलाही धर्म को अपना लेता तब इसका नाम क्या हो जाता है, बीरबल। महेश दास है इसका रियल नाम, वास्तविक नाम, ठीक है। इसके बाद 1583 में ये क्या करता है, इलाही समत की घोषणा करता है। 1605 में इसकी डेथ हो जाती है, अकबर की 1605 में डेथ हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं ये सारी की सारी। ये इसके सोशल रिफॉर्म भी हैं और कल्चरल अचीवमेंट्स भी हैं, सामाजिक उपलब्धियां भी हैं और सांस्कृतिक उपलब्धियां भी हैं, जिसकी वजह से हम अकबर को महान बोलते हैं। अकबर जो है फारसी लैंग्वेज का शब्द होता है और उसका मीनिंग ही यही होता है, महान, जो अपने नाम के अनुसार काम कर रहा था, है ना। अगला बक्सर का युद्ध हमने पढ़ लिया था, EIC वर्सेस मीर कासिम, ठीक है। यहां से हम वापस शुरू करते हैं अब ये वाली चीज, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त। पहली जो घटना आपके सामने अब आ रही है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें याद दिलाऊंगा, ध्यान रखना, समझिएगा, इंपॉर्टेंट रहेंगी। सबसे पहले आपको याद कराता हूं मैं बंगाल का और भारत का गवर्नर जनरल वगैरह वगैरह ये सारी चीजें। देखिए 1764 में कौन सी लड़ाई लड़ी जाती है, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध किसके बीच में होता है, अंग्रेज वर्सेस शाह आलम और बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला के बीच में। अब मतलब बंगाल पे किसका अधिकार हो जाता है, अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। और बंगाल में एक गवर्नर की अपॉइंट हो जाती है जिसको बोलते हैं लॉर्ड क्लाइव। बक्सर का युद्ध क्लाइव नहीं लड़ा था। आफ्टर दैट 1773 में एक एक्ट आता है, याद रखना, 1773, ठीक है, 1773। इसको बोला जाता है रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग अधिनियम, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो बंगाल का गवर्नर होता है उसको हम बंगाल का गवर्नर जनरल बना देते हैं, ठीक है। बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। बंगाल का गवर्नर, गवर्नर ऐसे ही है ना भाई, गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल का जो पहला गवर्नर था वो कौन था, लॉर्ड क्लाइव, ठीक है। लॉर्ड क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था और वही बंगाल का क्या बन गया, प्रथम गवर्नर जनरल बन गया, ठीक है। बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, ठीक है। अब अगर पूछा जाए कि बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बन गया, तो लॉर्ड क्लाइव बन गया। लेकिन अगर पूछा जाए बंगाल का गवर्नर जनरल अंतिम, अंतिम कौन है, तो उसका नाम है, सॉरी, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग था। और बंगाल का पहला फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बना, तो वॉरेन हेस्टिंग बना, वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन,
बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किसको बनाया गया? वॉरेन हेस्टिंग। अब बंगाल का वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल बनने से क्या पहले क्या था? गवर्नर था। ठीक है, इसके बाद आता है 1700 जो है 84 रेगुलेटिंग एक्ट, फिर आता है, फिर लास्ट में हमको एक एक्ट मिलता है जिसको हम बोलते हैं 1850 एक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बोला जाता है 1850 एक्ट, यानी 1858 का चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम सबसे इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है, अब जो भारत का गवर्नर जनरल है उसको हम क्या पोस्ट देते हैं? भारत का वायसराय। भारत का वायसराय बनाया गया, भारत का वाय। ये गवर्नर जनरल और वायसराय पूरे में जब ब्रिटिश के अंदर जीके लेके आऊंगा तब उसमें पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, भारत का वायसराय। और भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। अभी तो मैंने आपको सिंपल बताया है, और अंग्रेजों की जब हमारी जीके की सीरीज चलेगी उसमें हम इस पे पूरी तरह से बात करेंगे। और लास्ट का कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। फर्स्ट एंड लास्ट, पहला और अंतिम भारतीय वायसराय कौन था? भारतीय वायसराय, उसका नाम है सी राजा गोपालाचारी। सी आर गोपालाचारी। सी आर गोपाला यानी सी आर गोपालाचारी बोलिए या सी आर जो है गोपालाचारी बोलिए, सी राजा गोपालाचारी बोलिए, कैसे भी आप इसके नाम लीजिए। ठीक है, अब होता क्या, बंगाल वाले में क्या आया था, देखो 1773 से लेकर 1833 के बीच में हमारे पास पोस्ट कौन सी रहती है? बंगाल के गवर्नर जनरल की रहती है। 1833 के अंदर हमारे एक पोस्ट बनती है 1833 में। अब हम बंगाल के गवर्नर को किसका गवर्नर बोलने लग जाते हैं? भारत का गवर्नर। भारत का गवर्नर जो जनरल है हम उसको बोलने लग जाते हैं भारत का गवर्नर। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल। अब भारत के गवर्नर जनरल में एक गवर्नर जनरल हमारे सामने आते हैं जिसका नाम क्या है? लॉर्ड सॉरी, यहाँ पे तो 1833 चल रही, यानी बंगाल का गवर्नर जनरल ही चल रहा है अभी। एक गवर्नर जनरल आएगा बंगाल में, उसका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ये है कौन? ये बंगाल का शेर कहा जाता है, इसे बोला जाता है बंगाल का शेर, लॉर्ड कॉर्नवालिस। बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, इसका एक अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था जॉन शोर। जॉन शोल। और जॉन शोल ने एक परफॉर्मा यानी एक ड्राफ्ट बनाया, उस ड्राफ्ट का नाम है स्थाई बंदोबस्त। स्थाई बंदोबस्त बंदोबस्त का प्रारूप बनाया, फॉर्मेट बनाया। क्यों जरूरत पड़ गई थी? देखिए होते क्या थे, अंग्रेज जो है इंडियन से क्या लेते थे? हर महीने क्या लेते थे? वसूली करते थे। ठीक है, अब हर महीने वसूली करने की वजह से कभी तो लोग उनको देते थे या कभी नहीं देते थे। तो यहां पर एक नियम बना दिया गया कि तुम हमको क्या करो, हर साल मत दो, 10 साल के लिए एक बार दे दो। 10 साल के लिए क्या कर दो? एक बार दे दो, हम अगले 10 साल तक आपको कभी परेशान ही नहीं करेंगे। ये स्थायी बंदोबस्त का जो प्रारूप बनाया किसने? जॉन शॉल ने। ठीक है, और लागू कहां कर दिया गया? 1893 में। हाँ, ये लागू हुआ 1893 में। सबसे पहले कहां से लागू हुआ? बंगाल में। बंगाल में लागू हुआ। इससे जो जमींदारों के द्वारा जो टैक्स लिया जाता था उस पर थोड़ी सी लगाम आके यहाँ पे क्या है,
उन्होंने ये चीज बोल दिया कि आपको तो हमको केवल कितना देना है, 90% भाग देना अपनी उपज का, और 1% भाग आप रख लो, साल भर में आप चाहो जितना कमाओ, मतलब 10 साल में आप चाहो, क्योंकि कई बार क्या होता है बारिश अच्छी हो जाती है तो फसल अच्छी हो जाती है, कई बार बारिश अच्छी नहीं होती है तो फसल अच्छी नहीं होती है। तो इन्होंने बोला कि आप तो हमको 10 साल का क्या दे दो, 90% दे दो, यानी कि 10/11वां भाग दे दीजिए आप हमको 10 साल में से, 10 साल में से एक भाग हमको दे दो आप, ऐसे करके ये सारी चीज इस पे लागू हो जाती थी। और इस स्थायी बंदोबस्त को जब लागू किया गया तो काफी विरोध भी यहाँ हुआ, लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो इंपॉर्टेंट माना जाता है किसके लिए, सिविल सर्विसेज के लिए, नागरिक सेवा का जनक बोला जाता है इसको, याद रखना ये इंपॉर्टेंट बात है। भारत में नागरिक सेवा का जनक, फाउंडर ऑफ इंडियन सिटीजन सर्विस या इंडियन सिविल सर्विसेज, भारतीय नागरिक सेवा का जनक, भारतीय नागरिक सेवा का जनक जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोला जाता है, ठीक है, भारतीय नागरिक सेवा का जनक। ये इतना स्ट्रिक्ट आदमी था कि इसने ईआईसी के जितने कर्मचारी थे उनको ये बोल दिया कि आज के बाद तुम किसी भी बिजनेस को नहीं कर सकते हैं। आप सरकारी जो लोग जानते हो ना, सरकारी जो नौकर होते हैं यानी जिनकी नौकरी लग जाती है, इनकी भी क्या चलते हैं, टेम्पू चलते हैं, दुकानें चलती हैं कहीं ना कहीं बहुत सारी। लेकिन इस व्यक्ति ने ये बोला कि अगर आप ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी हो तो आप व्यापार नहीं कर सकते हो, क्योंकि व्यापार किसके लिए फिर, जो ईस्ट इंडिया के कर्मचारी नहीं है। बहुत अच्छा डिसीजन था, क्योंकि जिसके पास पैसा होता है वो पैसे से पैसा बना लेता है, और जो नौकरी वाले होते हैं उनके पास फिक्स इनकम आना है ही कि भाई इतने हजार तो तुमको मिलना ही है, लेकिन उसके बराबर खर्चे थोड़े ना होते हैं। कई बार क्या होता है बच्चे और बीवी मायके चली जाती हैं तो खर्चे कम हो जाते हैं, कई बार हम जो है घर में ही रहते हैं तो खर्चे कम हो जाते हैं, है ना। ऐसी स्थितियों की वजह से अब हम बिजनेस में पैसा कब लगा सकते हैं, जब पैसा हमारे पास कुछ बचे, एक्स्ट्रा हो। और नौकरी वालों के पास तो सबसे ज़्यादा पैसा बचता है, क्योंकि देखो उनके खाने पीने का कोई खर्चा होता नहीं है। प्राइवेट कंपनियों में ईआईसी जो कंपनी थी वो कैसी थी, प्राइवेट थी। आज भी अगर आप मेयो कॉलेज के अंदर जॉब करते हो ना तो आपको खाने की टेंशन नहीं है, वहाँ मेस है, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट खाना मिलता है। एचएमटी में अगर आप काम करते हो तो वहाँ पे भी आपको फ्री में समोसा कचौरी मिलता है, हैं? हाँ, कितना भी खाओ, लेकिन काम करना ऐसा नहीं खा के पड़ जाओ, क्योंकि मैक्सिमम खाने की सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या होता है, नींद आती है। ज़्यादा खाने के बाद क्या हो जाता है, आदमी सो जाता है, पर उतना ही खाना है जितना कि नींद नहीं आए आपको। एचएमटी में तो आज भी जो है 25 पैसे में 4 समोसे मिलते हैं, यकीन करोगे आप? तो 1 रुपये कितने समोसे हुए? 1 रुपये कितने, 25 पैसे के 4 समोसे, 1 रुपये कितने समोसे हुए? ये आज भी है, एचएमटी जानते हो दोराई के अंदर है, वहां पर होता है ये ऐसा आज भी है। हाँ ये है, वहां का रूल है करम, लेकिन क्योंकि वहां पे लेबर आती है, उन लेबर को क्या करना पड़ता है, लोहे के साथ बहुत मजबूती से काम करना पड़ता है, इसलिए बहुत ज्यादा कैलोरी चाहिए उनको, जल्दी से जल्दी ताकत चाहिए। खैर आपको ये याद रखना, भारतीय नागरिक सेवा या ना इंडियन सिविल सर्विसेज का जो फाउंडर है वो कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस है। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें और क्या था। किसने शुरू किया था, याद रखिए ना इसको ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और परफॉर्मा किसने बनाया था इसका, जॉन शोर ने। इसके बाद बात आती है बंगाल का विभाजन। देखो यहाँ पे प्रथम विभाजन लिख रखा है, तो इसका मतलब है कि बंगाल का 2 बार विभाजन हुआ, हाँ या ना बताओ पहले। यहाँ पे लिख रखा है बंगाल का प्रथम विभाजन, तो क्या बंगाल का 2 बार विभाजन हुआ, हाँ या ना? क्या हुआ दूसरी बार? इसीलिए मुझे गर्मी लग रही है ना, तुम लोग ध्यान भी नहीं देते हो क्या? मैं ये पूछ रहा हूं कि बंगाल का विभाजन कितनी बार हुआ था, यहाँ पे प्रथम बार लिख रखा है आपके हिसाब से। चलो ये बताओ, भारत का विभाजन कितनी बार हुआ? भारत का विभाजन कितनी बार हुआ बताओ? देखो बंगाल का विभाजन जो है 2 बार हुआ, एक बार 1905 में हुआ और दूसरी बार 1947 में हुआ, जब हमने बंगाल को तोड़ा
पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल में थोड़ा, पूर्वी बंगाल हमने दे दिया पाकिस्तान को, पश्चिमी बंगाल रख दिया हमने भारत के पास, ठीक है। 1911 में इसको कैंसिल कर दिया गया था। ये सारी चीज आज मैं आपको बंगाल के विभाजन के बारे में पूरी बात बताता हूं। बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन 1905 में हमारे यहां पर एक वायसराय बन के आए थे जिनका नाम था कर्जन। लॉर्ड का मतलब भगवान होता है, भगवान तो हम इनको बोलने लग गए इनकी मार काट की वजह से। ये जब हमसे टैक्स वसूलने आते थे हम इनको कहते थे भगवान के लिए हमें छोड़ दो, तो ये पूछता था भगवान क्या होता है, तो कह रहा है कि ये आपको लॉर्ड कह रहा है। तब से इनके नाम के आगे क्या लगने लग गया, लॉर्ड। लेकिन इनमें एक भी लक्षण नहीं है जिसकी वजह से इनको क्या बोला जाए है, लॉर्ड बोला जाए, ठीक है। लॉर्ड तो हमारे होते हैं, हमारे माँ बाप लॉर्ड हैं, इनके क्या हैं। ये जब बंदा आता है तो भारत में देखता है कि बहुत ज्यादा यूनिटी है। यूनिटी का मतलब एकता है, और यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर क्या करते हैं, अपना त्योहार जो है सेलिब्रेट करते हैं। हिंदू ईद भी मनाते हैं और मुस्लिम दिवाली भी मनाते हैं। इस व्यक्ति ने सबसे पहले उस धर्म के आधार पर सोसाइटी को तोड़ने की कोशिश करी, और इसने ये बोला कि भाई आप सब लोग मुस्लिम मुस्लिम हो तो मुस्लिम बंदे को चुनाव लड़ाओ, और जो हिंदू हिंदू है तो हिंदुओं को चुनाव लड़ाओ। इस समय जूट की खेती सबसे ज्यादा की जाती थी हिंदुओं के द्वारा जो बंगाल में थे। तो उन्होंने बोला कि बंगाल में मुस्लिम ज्यादा है तो आप हिंदू को वोट क्यों देते हो। दादा भाई नौरोजी का नाम सुना है आपने, वो कौन है, बंगाली हैं और हिंदू हैं। कहां से हैं, बंगाल से हैं, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सुना आपने, कहां से हैं, बंगाल से हैं और हिंदू हैं, ठीक है। तो इस तरह की इसने फूट डालने की कोशिश करी। ये एक एक्ट लेके आता है जिसकी वजह से यहां पर ये चीज होती थी। बंगाल का विभाजन क्या करता कि एक हिस्सा जहां पे हिंदू हिंदू हैं उसको हिंदू बंगाल, और जहां मुसलमान है उसको मुस्लिम बंगाल, एक नक्शे पे बनाता है और एक पेन से लाइन खींच देता 1905 में। इसकी जो अनाउंसमेंट है जो आपके बंगाल की विभाजन की है वो कब होती है, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा, अनाउंसमेंट यहां इंपॉर्टेंट है ना। 20 जुलाई 1905 बंगाल विभाजन की घोषणा कब हो जाती है, 1905 में हो जाती है। और घोषणा के लगभग 2 महीने बाद यानी 16 अक्टूबर 1905 को इसको क्या कर दिया जाता है, प्रभावी कर दिया जाता है, यानी लागू हो जाता है। इफेक्टेड, या इसको आप बोलिए लागू, 16 अक्टूबर 1905। जब बंगाल में यह जो है विभाजन लागू हो जाता है तो लोग जो एक दूसरे के साथ खा रहे थे पी रहे थे हिंदू मुस्लिम, वो एक दूसरे को अब दुश्मन की निगाहों से देखने लग गए। उन लोगों के बीच में फूट डालने का सबसे बड़ा काम इसने किया, और 16 अक्टूबर के अंदर या 16 अक्टूबर को बंगाल के अंदर एक डे सेलिब्रेट किया जाता है आज भी, जिसको बोला जाता है सोरो डे, यानी ब्लैक डे, यानी ड्राई डे। इसको बोला जाता है शोक दिवस। बंगाल ने शोक दिवस कब मनाया, 16 अक्टूबर को मनाया। बंगाल ने शोक दिवस कब मनाया, 16 अक्टूबर को बनाया, ये याद रखिएगा। बंगाल के द्वारा शोक दिवस कब मनाया गया, और यहीं से बंगाल भंग भंग की क्या हो जाती है, आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। क्या महात्मा गांधी इस समय भारत में हैं, नहीं है। 1915 में भारत आते हैं। महात्मा गांधी इस समय कहां पर हैं, अफ्रीका के अंदर हैं। अफ्रीका में भी नहीं है मेरे हिसाब से, तो इस समय इंग्लैंड के अंदर है वो, ठीक है। हाँ ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट जो है बातें और जो रहती हैं, इसको कैंसिल कर दिया गया 1911 में, ठीक है। बंगाल विभाजन को कैंसिल कब कर दिया गया, 1911 में जो है इसको कैंसिल कर दिया गया। रद्द किया गया 1911 में। तो कांग्रेस इससे बहुत ज्यादा नाराज हो गई। कांग्रेस ने पूछा भाई ये कोई पेन से खींची हुई रेखा नहीं है जिसको तुमने लिखा और मिटा दिया। आप 1905 से लेकर 1911 में कितने साल हो गए, 6 साल। इन 6 साल के बीच में हिंदू मुस्लिम के बीच में इतना जहर पनप गया कि वो लोग एक दूसरे के साथ बात करना भी पसंद नहीं कर रहे थे।
जो उस समय एक साथ उठते बैठते थे। आपने आरआर देखी है? आरआर देखिए ना, आरआर के अंदर वो जो दो स्टार्टिंग में जो सीन आता है जहां पे वो ब्रिज से बच्चे को बचाते हैं, और वो दोनों क्या उनसे हिंदू और मुस्लिम ही होते हैं एक तरह से देखा जाए, लेकिन कितनी अच्छी कम्युनिटी उनमें थी, कितनी अच्छा उनमें कॉम्बिनेशन था, ट्यूनिंग कितनी खतरनाक थी, मतलब उसको पीठ पे लेके भी चल रहा था। तो वो जो टाइम पीरियड था हिंदू और मुस्लिम के लिए बहुत अच्छा था, गोल्डन पीरियड था। लेकिन 1905 के बाद हमारे यहाँ पर ये सारी चीजें कभी नहीं आई। ठीक है, लॉर्ड कर्जन से इंपॉर्टेंट बहुत सारी बातें आती हैं, आपको सारी बातें याद आनी चाहिए। सबसे पहली बात जो है, इसने क्या बनाया है, सिंचाई विभाग बनाया, इरिगेशन डिपार्टमेंट। इसने सिंचाई आयोग की स्थापना करी, सिंचाई आयोग की स्थापना, इरिगेशन कमीशन, इरिगेशन कमीशन, सिंचाई आयोग की स्थापना करी 1901 में, 1901, 1901 में। ठीक है, 1902, 1902, 1902 में इसने बनाया रेले कमीशन, रेले कमीशन। रेले कमीशन आप लोग ऐसे नहीं समझोगे तो इस तरह से समझ जाओ, यूजीसी, यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन। ठीक है, 1904 में इसने बनाया पुरातत्व विभाग, पुरातत्व विभाग की स्थापना, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट की एस्टैब्लिशमेंट किया, पुरातत्व विभाग की स्थापना करी है इसने 1904 में। ठीक है, भारतीय पुरातत्व विभाग, और 1904 में ही इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट भी आया था, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भी जो है 1904 में आया था। देखो, रेले कमीशन की सिफारिश पर ही, ध्यान रखना, कॉलेजों की स्थापना हुई है। रेले कमीशन की सिफारिश पर किसकी स्थापना हुई है, यूजीसी की, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी कि विश्वविद्यालय मद आयोग, कि भैया कॉलेज को एस्टैब्लिश करने के लिए हमको एक फंड बनाना पड़ेगा, और वो फंड किसकी सिफारिश पे, रेले, चार्ल्स रेले करके इनका एक अंग्रेज अधिकारी है, उनके नाम पे। लॉर्ड कर्जन यूं तो बहुत अच्छे से काम भी करके गया है, सबसे इंपॉर्टेंट है सिंचाई आयोग की स्थापना, ये क्वेश्चन एसएससी का है। भारत में सिंचाई आयोग की स्थापना किसने करी, लॉर्ड कर्जन ने। मैक्सिमम लॉर्ड कर्जन का नाम किससे आता है, बंगाल विभाजन से आता है, लेकिन बंगाल विभाजन के अलावा कुछ और चीजें भी हैं, जैसे कि पुरातत्व विभाग की पुरानी इमारतें जो हैं उनका आपको संरक्षण करना पड़ेगा। राजस्थान में भी सबसे पहले इस विभाग की स्थापना कहाँ करी गई, अजमेर मेरवाड़ा में, जिसको आप किस किले के नाम से जानते हो, अकबर के किले के नाम से। और उसका पहला केयर टेकर जिसको बनाया गया था, उनका नाम क्या था, जिन्होंने राजस्थान का बहुत सारा इतिहास लिखा है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, GH ओझा, उनको पहला क्यूरेटर बनाया गया था। क्यूरेटर मतलब कि देखभाल करने वाला। ठीक है, चलिए, इसके बाद आती है हमारे मुस्लिम लीग की स्थापना। देखो 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हो गया, मुस्लिमों के अंदर जहर आ गया। मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि ये जो हिंदू हैं ये हमारे नहीं हैं, ये कोई भाई बहन नहीं है, हम अलग रहेंगे और अलग से अपनी पार्टी बनाएंगे, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस थी। ठीक है, और कांग्रेस में हिंदू और मुस्लिम क्या रहते थे, साथ साथ रहते थे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे, अच्छा, या WC बैनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे पहले अध्यक्ष। तो दूसरे अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी, यानी कि मुस्लिम अध्यक्ष। लेकिन 1906 के आसपास जब 1905 में बंगाल विभाजन हो गया तो मोहम्मद अली जिन्ना ने एक नई पार्टी बनाई और उसका नाम क्या है, मुस्लिम, क्या, मुस्लिम लीग। मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा स्थापित मोहम्मद अली जिन्ना, और इसके ये हमेशा क्या बने रहे, चेयरपर्सन बने रहे, अध्यक्ष बने रहे, मुस्लिम लीग की स्थापना। और इसी लीग के बाद 1907 में क्या हो गया था, सूरत विभाजन हो जाता 1907 में।
ठीक है। 1907 में क्या हो जाता है, सूरत स्प्लिट बोलते हैं हम, गरम दल और नरम दल। 1907 इसको बोला जाता है कांग्रेस का विभाजन, कांग्रेस डिवाइडेड, कांग्रेस का विभाजन। ये सूरत में हुआ था, उस समय सूरत में अधिवेशन चल रहा था, इसलिए इसको बोला जाता है सूरत स्प्लिट, सूरत विभाजन, सूरत विभाजन। इसमें हुआ क्या है, कांग्रेस डिवाइडेड इन दी टू ग्रुप, ठीक है, कांग्रेस का दो गुटों में विभाजन, कांग्रेस का बंटवारा, और कांग्रेस के बंटवारे में दो दल बने, एक बना गरम दल और एक बना नरम दल, गरम दल और एक बना नरम दल। क्या इस समय महात्मा गांधी हैं? नहीं है, इस समय महात्मा गांधी नहीं है। गरम दल के 3 नेता प्रमुख हैं, आपको याद रखना है, लाल, पाल और बाल, लाल, पाल और बाल, और बाकी जितने भी नेता हैं वो सारे किस में चले जाएंगे, नरम दल। इसमें से कौन सा ऐसा नेता है, गरम दल का कौन सा ऐसा नेता था जो कांग्रेस का अध्यक्ष बना था, उसका नाम क्या है, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे ये। बाकी इनमें से कोई भी जो है कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना। इनके बारे में भी हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे आने वाले चैप्टर्स में, कंटिन्यू रहिएगा आप। लाल, पाल, बाल के बारे में इतनी रोचक बातें आएंगी। इसके बाद आती है हमारे सामने मार्ले मिंटो। मार्ले मिंटो क्या है, 2 पर्सन है। मार्ले इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं और मिंटो भारत के वायसराय हैं। जॉर्ज मार्ले इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं और मिंटो जो है भारत के वायसराय हैं। इन दोनों ने मिंटो ने तो एक अधिनियम बनाया, एक एक्ट बनाया, और उस पर साइन किसने कर दिए, मार्ले ने कर दिए। तो वो अधिनियम किसके नाम से जाना गया, मार्ले मिंटो अधिनियम। कब आया, 1909 में। देखो अब वापस सीक्वेंस में याद करो आप सारी चीजें। 1905 में क्या हुआ, बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 12 जुलाई 1905 में। लागू कब हो गया था, 16 अक्टूबर 1905 को, और 16 अक्टूबर को ही बंगाल में क्या बनाया गया, शोक दिवस, सोरो डे बनाया गया था, ठीक है। 1906 में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, मींस ये अब किसी भी एंगल पर जो मुस्लिम है कांग्रेस के साथ नहीं चलना चाह रहे, ठीक है। मुस्लिम लोग जो हैं अब ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारे जो लीडर हैं वो हम में से ही चुने जाएंगे और वो हमारे जनसंख्या के अनुपात में चुने जाएंगे। तो मिंटो ने एक अधिनियम बनाया था, ये मिंटो साहब हैं और ये जो है हाँ लॉर्ड माले हैं, ठीक है। इन्होंने एक अधिनियम बनाया जिसको बोला जाता है माले मिंटो सुधार अधिनियम। ये है क्या, सेपरेट सिस्टम एस्टैब्लिश फॉर द मुस्लिम वोटर्स, मुसलमानों के लिए पृथक से निर्वाचन, सेपरेट सीट्स अलोकेशंस फॉर द मुस्लिम वोट, मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था, ठीक है, निर्वाचन व्यवस्था, मार्ले मिंटो एक्ट, ठीक है। इस समय हमारे जो भारत के वायसराय हैं वो वायसराय कौन है, लॉर्ड मिंटो, और जो पीएम है ये इंग्लैंड के पीएम है, यानी ब्रिटिश के, इंग्लैंड के पीएम, और ये भारत के वायसराय हैं, वायसराय। और दोनों की फोटो आपके सामने है, ये मिंटो साहब हैं और ये मिंटो साहब है, लॉर्ड माले, वो मिंटो साहब है और माले टाइम है, ठीक है। तस्वीरें देख लो, ऐसे अंग्रेज हुआ करते थे, अप टू डेट, एकदम डैशिंग। और यहाँ देखो भूतों को तेल भी नहीं डालते बालों के अंदर, हैं, देखो इनको, इनको सीखो। अगर आप कुछ पोजीशन चाहते हो तो आपको वो जगह जीनी पड़ती है। ये रोज सुबह नहा धो के ना किताब हाथ में लेते और हमारे, ठीक है। इसी की तरह एक और अधिनियम भी आया था 1919 में,
उसको बोला जाता है 1919 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन केवल इतना सा पूछा जाता है कि ये दोनों कब आए। मोहल्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया? 1909। और मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब आया? 1919। अब आपको समझो इसको, आप कभी क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि दोनों के नाम एम से शुरू आ रहे हैं। जिसमें छोटा नाम है उसका साल छोटा है, मोहल्ले मिंटो 1909। जिसमें बड़ा नाम है उसका साल भी क्या है? बड़ा है, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड 1919। कभी नहीं भूलेंगे आप इसको, थोड़ा सा इस तरह से मेमोराइज रख लो उसको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें और क्या है। इसके बाद आता है हमारे सामने फर्स्ट बैटल, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था, कब लड़ा गया था, क्यों लड़ा गया था, कारण किसी को पता है तो बताओ। प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ? हाँ भाई, फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध। अरे क्यों हुआ तो मैं पूछ रहा हूं। प्रथम विश्व युद्ध कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, ये पूछ रहा हूं मैं, ये हिंदी में ये चीज। प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था, क्यों हो गया था, ये शुरुआत क्यों हुई इसकी? ऑस्ट्रिया का एक राजकुमार था जिसका नाम था फर्डिनैंड, है ना, फर्डिनैंड नाम था, ठीक है। उसकी क्या सार्बिया करके एक देश के अंदर हत्या हो जाती है। इसका मेन जो कारण था वो था ये, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनैंड की हत्या। इसकी जो हत्या हो जाती है इसके मेन कारण की वजह से यही होता है जो। अब इसके बाद ऑस्ट्रिया क्या कर देता है, सार्बिया पर क्या करता है, अटैक कर देता है। होता क्या है, ये जो बंदा है राजकुमार फर्डिनैंड, ये कहीं घूमने जाता है और घूमने के दौरान इसकी सार्बिया के कुछ लोग होते हैं, मतलब जर्मनी वाले, वो इसकी हत्या कर देते हैं। और इसके बाद ये जो ऑस्ट्रिया की लोग हैं, ये ऑस्ट्रिया वाले, ऑस्ट्रिया क्या कर देता है, सर्बिया पर अटैक कर देता है के द्वारा, और यहीं से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है के द्वारा। सर्बिया, ये देशों के नाम है ना, सर्बिया पर आक्रमण, और ये सभी के सभी क्या करते हैं, अपने अपने पड़ोसी देशों को हेल्प मांगते हैं, मदद मांगते हैं। और यहाँ पे जो बड़े बड़े देश होते हैं वो एक साथ आ जाते हैं, और छोटे छोटे देश होते हैं वो एक साथ आ जाते हैं। तो यहाँ पे दो तरह की जो है गुट बनते हैं, जिनको बोलते हैं धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्र वो जो कि मित्र राष्ट्रों के अगेंस्ट लड़ना चाह रहे थे, या जिन्होंने जो है युद्ध की शुरुआत करी थी, उनको बोला जाता है धुरी राष्ट्र, धुरी राष्ट्र। और मित्र राष्ट्र वो जो कि देशों को बचाने में मदद कर रहे थे, ठीक है। धुरी राष्ट्र का जो हेड था वो कौन था, जर्मनी। धुरी राष्ट्र का जो हेड था वो कौन था, जर्मनी। इसमें तीन देश आते हैं धुरी राष्ट्र में, ध्यान रखना। पहला देश का नाम आता है जर्मनी। जर्मनी का सबसे प्रमुख कौन है, अरे जर्मनी के नाम से किसको जाना जाता है, हिटलर, बहुत बढ़िया। दूसरा कौन था यहाँ का, ऑस्ट्रिया। और तीसरा देश का नाम क्या है, हंगरी। ये तीन देश जो हैं ये मित्र राष्ट्र हैं, और सॉरी धुरी राष्ट्र हैं। और मित्र राष्ट्रों में कौन आता है, इसका लीड किसके हाथ में थी, इंग्लैंड। इंग्लैंड के अलावा कौन था, यूएसए। यूएसए के अलावा कौन था, जापान। जापान के अलावा कौन था, रूस। ये चार देश जो थे मित्र राष्ट्र थे, इतने बड़े बड़े थे ये लोग कभी इतने जो थे युद्ध के प्रति इतने जागरूक नहीं थे। प्रथम विश्व के बाद ही इतने जागरूक हुए थे, क्योंकि लड़ाई होती क्या है, लड़ी कैसे जाती है, ये लड़ना सिखाया किसने लोगों को, जर्मनी ने। हिटलर ने अपने सैनिकों को ऐसे ऐसे इंजेक्शन लगाए कि वो 18 घंटे तक बिना थके लड़ सकते थे। 18 घंटे तक बिना थके
मतलब उनको ऐसी दवाइयां दी गई थी जिसकी वजह से उनको अगर कुछ चोट भी लग जाए, गोली भी लग जाए, तो उनको दर्द नहीं होता था। हाँ, इतना खतरनाक उसको डोज देता था वो हिटलर, बहुत अच्छा। हाँ हाँ, ड्रग्स मान सकते हो आप, वो ड्रग्स ही है एक तरह की, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो ये शुरू हुआ कब था, कौन सा दिन था जिस दिन ये शुरू हुआ था? ये जानकारी आज तक आपको नहीं पता और कहीं है भी नहीं। कब खत्म हुआ ये भी नहीं पता होगा। तो जो इसकी स्टार्टिंग हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, वो हुई थी 28 जुलाई 1914 को, है ना। इसकी जो शुरुआत मानी जाती है, स्टार्टिंग 28 ऑफ जुलाई 1914, और ये कब तक चलता है? 1918 तक चलता है। 11 नवंबर 1918, है ना, 11 नवंबर 1918 तक चलता है। जब वर्साई की संधि हो जाती है, संयुक्त राष्ट्र संघ की केवल राष्ट्र संघ की स्थापना हो जाती है, तो बताओ कितने साल चला ये युद्ध? 4 साल चला। कितने साल चला? 4 साल ये चला है। वैसे तो 4.5 साल के नजदीक चलता है, 4.25 साल के आसपास चलता है। इसमें कितने देशों ने भाग लिया? कुल 37 देशों ने भाग लिया। 37 देशों ने लड़ाई लड़ी है। 37 देशों ने भाग 37 देशों ने जो है इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर भाग लिया। और बाद में वर्साई की संधि से यह युद्ध क्या हो गया? समाप्त हो गया। राष्ट्र संघ की भी स्थापना जो है इसी युद्ध में मानी जाती है, ठीक है। और याद रखिएगा, वर्साई की संधि से यह युद्ध की क्या हो जाती है? समाप्ति हो जाती है। तो आज वाला जो चैप्टर हमने देखा वो कहां से देखा था? हमने यहां से देखा था। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये, ठीक है, अकबर से देखा। अकबर राजा कब बना? 1556 में। अकबर ने पानीपत की कौन सी लड़ाई लड़ी? दूसरी, ठीक है। 1562 में क्या कर दिया? दास प्रथा का। 1563 में तीर्थ यात्रा। 1564 में जजिया। 1575 में इबादत खाना। 1578 में इबादत खाना सबके लिए खोल दिया। 1579 में मजहर की घोषणा। और उसके बाद 1582 में दीन इलाही। इसका पहला फॉलोवर अबुल फजल, पहला भारतीय बीरबल, रियल नेम महेश दास, ठीक है। और 1583 में इसने क्या चलाया? इलाही संवत। और 1605 में ये मर गया, ठीक है। इसके बाद ये दोनों युद्ध तो हमने देख लिए थे। हाँ, यहाँ पे था बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कौन लेके आया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। यहाँ पर ये देखा, स्थायी बंदोबस्त कितने सालों के लिए था? 10 सालों में एक बार टैक्स देना है। इसका ड्राफ्ट बनाया किसने था? जॉन शॉल, ठीक है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या बोला जाता है? द फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है। इसके बाद बंगाल का विभाजन आ जाता है। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। इसकी घोषणा कब हो गई? 20 जुलाई को। और ये इफेक्टेड कब हो गया? 16 अक्टूबर। इसको कैंसिल कब कर दिया गया? 1911। कहां पे कैंसिल कर दिया गया? दिल्ली कोर्ट में। दिल्ली दरबार लगाया गया था 1911 में। दिल्ली दरबार में इसकी घोषणा हो गई थी, ठीक है। और लॉर्ड कर्जन ने कौन कौन से कमीशन बनाया? एक बनाया आपके सिंचाई आयोग, रेलवे कमीशन और पुरातत्व विभाग की स्थापना करी है। इसके बाद मुस्लिम लीग आ जाती है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 और 1907 में सूरत का विभाजन। मार्ले मिंटो एक्ट कब आता है? 1909 में। और क्या प्रोसीजर है उसमें, क्या डिमांड है? मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन। 1919 में क्या आता है? मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड एक्ट। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमने पढ़ लिया है पूरा का पूरा, शॉर्ट में एंड स्वीट में। मैक्सिमम यहां से क्वेश्चन केवल इन दो से बनता है। विच इज द नॉट कंट्री इंक्लूडेड इन दी धुरी राष्ट्र, है ना। इनमें से कौन सा राष्ट्र जो धुरी राष्ट्रों में शामिल नहीं है? तो धुरी राष्ट्र में 3 देशों के नाम आपको याद रखना है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी। और मित्र राष्ट्रों में 4 देशों के नाम आपको याद रखना है, इंग्लैंड, यूएसए, जापान और रूस। दूसरा विश्व युद्ध भी पता है इनमें किसकी वजह से होगा? इसकी वजह से होगा, इनकी वजह से होगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर सुनाऊंगा मैं अब आपको, ठीक है। कोई डाउट?